अगर यहाँ पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 50% से ज्यादा रहता है और केवल 64 सीटें ममता बनर्जी निकाल पाती है, तो यही तस्वीर तो इस वक्त समाजवादी पार्टी को भी दिख रही होगी, अखिलेश यादव को भी दिख रही होगी। जी, तो मीनाक्षी देखिए, ये समस्या है, समस्या का समाधान तो शायद हमारे मित्र सज्जन बता सकेंगे। देखिए, बात ये है कि हमारे देश में एक राजनीतिक एक विचारधारा होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, जिसे हम मतलब दक्षिणपंथी एक सोच अगर हम कहें, उसकी एक राजनीतिक दल जो है पूरी तरीके से भाजपा उसका एक न सिर्फ एक झंडा लेके चल रहा है, बल्कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई वोटर है उत्तर प्रदेश में, जो आप बात कर रही है, वो केवल और केवल भाजपा को वोट देगा। लेकिन अगर उसकी सोच मतलब राइट ऑफ सेंटर, सेंटरिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, उसकी विचारधारा जो दक्षिणपंथी से अलग है, तो उसके पास बहुत सारे विकल्प हैं। समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, छोटे दल हैं, चंद्रशेखर वाली भी सबके सब MIM, दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो वोट हमेशा बढ़ता है। जो आपने बंगाल का भी अभी बताया, मुर्शिदाबाद वगैरह में, वो उसको अब रोक नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि राजनीति में देखिए, एक शिवसेना एक तरीके का एक विकल्प था लोगों के पास, लेकिन शिवसेना को भी भाजपा ने कोऑप्ट कर लिया। तो इस समय भाजपा जो है, आप जैसे मुझे तो वो कहने में संकोच होता है, मतलब एक जैसे हिंदुओं के हित वाली पार्टी देश में केवल एक है और उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और जो लोग जो इस चीज को नहीं मानते हैं कि सब धर्म के आधार पर राजनीति होनी चाहिए, वो लोगों के पास में बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो वो वोट हमेशा बढ़ता है। और सर, हम चर्चाओं में जब ये बात करते हैं ना कि हिंदू की पार्टी, मुस्लिम की पार्टी, अब जो पार्टी सत्ता में आ रही है, अगर पश्चिम बंगाल में 7 पे कमीशन लागू होगा, तो ऐसा नहीं है वो केवल हिंदू जो सरकारी कर्मचारी है उसी के लिए लागू, मुस्लिम कर्मचारी जो कह रहे थे, ये तो एक टेम्पलेट बनाया जाता है, एक नैरेटिव बनाया जाता है। हम जानते हैं सामाजिक स्तर के ऊपर हमारे देश में इस तरह का बंटवारा नहीं है, लेकिन राजनीतिक स्तर के ऊपर इसको किया जा रहा है और उसके पिछले राजनीतिक दल वगैरह भी उसके जिम्मेदार हैं। आज उसका फायदा भाजपा को हो रहा है। एक और डेटा मैं आपके सामने रखती हूँ और फिर मैं सज्जन जी आपके पास आ रही हूँ। आप कुछ जिलों की बात कर लें, जरा इसे भी बड़ी स्क्रीन पर लेकर आ जाएं। 27 के संग्राम की हम जब बात कर रहे हैं, तो वो जो ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, और इसे मैंने जो लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें डिवाइड करके आपके सामने रखा। अब देखिए, रामपुर की जब हमने बात की, यहाँ पर 51% मुसलमान हैं, इसके अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटें हैं। ठीक इसी तरह संभल की हम बात करें तो 50% मुस्लिम आबादी है, 4 विधानसभा सीटें इसके अंतर्गत आती हैं। बिजनौर में 43% मुस्लिम आबादी है, डिसाइडिंग फैक्टर है 8 विधानसभा सीटें। अमरोहा में 4 विधानसभा सीटें। मुरादाबाद और मेरठ की बात करें तो 6 और 7 विधानसभा सीटें, जिसमें से मेरठ मुझे ध्यान आ रहा है पिछली बार भी, हालांकि 34% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। मेरठ ऐसी जगह है जहां से बीजेपी 2024 में लोकसभा चुनाव जीती है। तो सज्जन जी, जब हम इस आंकड़े को देखते हैं और फिर कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं, तो फिर ये 80-20 वाला नैरेटिव, पहली बात तो कि क्या ये उत्तर प्रदेश में काम करेगा? लोकसभा चुनाव में हमने देखा PDA वाला फॉर्मूला चल गया था, लेकिन एक ही फॉर्मूला हर चुनाव में चल जाए, जैसे हमने बाहरी और घरेलू वाला पश्चिम बंगाल में देखा था, वो फॉर्मूला इस बार नहीं चला। तो ये जब आप इसे बाइफर्केट करके देखते हैं इस डेटा को, तो आप क्या पाते हैं? देखिए मीनाक्षी, इसको और भी बाइफर्केट के, ये जो आप दिखा रही हैं, इसमें एक श्रावस्ती को अगर आप छोड़ दें तो ज्यादातर या तो रोहेलखंड में है कि जैसे ही आप गाजियाबाद से जाएं, हापुड़ अमरोहा होते हुए मुरादाबाद, रामपुर और बरेली तक, वो वाला रीजन, पीलीभीत तक, या तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मेरठ रीजन है उसकी तरफ है, मेरठ से बिजनौर तक की बात करें। अब इसमें देखिए, ये 80-20 का नैरेटिव 2022 में थोड़ा इस जो मेरठ बिजनौर वाला रीजन है उसमें कम चला। कारण क्या है कि 2012 के बाद जो 14 का लोकसभा और 17 के विधानसभा में जाटों ने, चूंकि वो चौधरी चरण सिंह के टाइम से जाट मुस्लिम अलायंस और एक BKU का भी अपना सोशल ग्रुप का प्रेशर से वो एक डोमिनेंट कास्ट आ जाते थे, मुस्लिम्स आते थे, वो 17 में टूटा। 22 में किसानों का आंदोलन हुआ तो असर थोड़ा कम रहा, चूंकि जाट डिवाइड हो गए। बीजेपी को मिला, लेकिन बहुत सारी वोट जो है RLD को मिली, जो समाजवादी पार्टी के साथ थी। इस बार जैसा कि अमिताभ जी ने बताया कि जयंत चौधरी जो है वो इसके साथ है, RLD के साथ है। संजीव बालियान चुनाव भले हार गए, लेकिन वो पहले से बीजेपी के जाट नेता है। तो इस बार ये नैरेटिव चलेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, 80-20 में धर्म से के साथ जाति का भी एक तड़का आपको दिख रहा है, जाट वाला तड़का। तो हम हमेशा देखिए, जो रशीद जी कह रहे थे कि ये तो टेम्पलेट है, अंत में हम इसे फ्रेम करते हैं, लेकिन उसमें जो हिंदुत्व की भी राजनीति, उसमें जाति बड़ी
चतुराई से साधी जाती है। पहली बात तो ये। हाँ, रुहेलखंड में आप देखिए, वहां पे एब्सोल्यूट ऐसा कोई जात नहीं है जो हिंदुओं में बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ उसका एक अपना पुराना अनुभव वैसा रहा हो, वो बदलती जी। रहती है। तो रुहेलखंड में मुझे लगता है कि इस बार ये चल जाएगा। हालांकि वहां पे भी 2 बार के बाद लेकिन आप एक कह रहे हैं एंटी मेरठ और इनकम्बेंसी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ भी हालांकि उसी के अंतर्गत आ गया। अमिताभ जी, यहाँ पर ये चले ना चले उसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं, देखिए, बंगाल और असम का रिजल्ट एक चीज हमको बताता है कि जो हिस्टोरिकल एनालिसिस हम लोग करते हैं कि 20% 25% से ऊपर जहां भी मुस्लिम आबादी है उसको मुस्लिम डोमिनेंट सीट या इन्फ्लुएंस सीट्स मान लिया जाए, वो खत्म हो चुका है। अगर आपने दिखाया कि अगर आपने जो नंबर दिखाया अभी कि 142 मुस्लिम डोमिनेंट या इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनमें आबादी कितनी है? अगर 25-30% है तो आप उसको भूल जाइए। अब आप एनालिसिस हम जो करेंगे अब यहां से आगे, आप देखिएगा कि मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स कौन सी है। 50% जहां पर है। 50% सीट्स कहां से? अब ये 25-30 का मामला खत्म हो गया खत्म है। मैम, खत्म हो गया इन दोनों चुनावों के बाद। जहां 50% से ऊपर आबादी होगी उसी को अब मुस्लिम इन्फ्लुएंस डोमिनेंट सीट्स माना जाएगा। अब यही नॉर्म रहने वाला है। ठीक।